श्रेया यादव के घर पर हम हैं। उस घटना से आप परिचित होंगे। दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में लाइब्रेरी में पानी भर जाने से श्रेया यादव की मौत हो जाती है, जिसमें कि 2 लोगों की और मौत बताई जा रही है। हालांकि कुछ और भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ आंकड़ा छिपाया जा रहा है उस कोचिंग संस्थान के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। उनके अंकल हैं जिनके द्वारा वहाँ पर एडमिशन कराया जाता है दिल्ली में। हम उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये मौके पर वहाँ पर जाते हैं, क्या स्थितियाँ वहाँ पर उस समय की थी और किस तरीके से इनको जानकारी मिलती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। ये बातचीत हम इनसे करते हैं उसके बारे में। श्रेया यादव के बारे में आपको कैसे पता चला कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा? जिस दिन घटना हुई थी 27 तारीख को रात में 12 बजे के आसपास मैं न्यूज़ देख रहा था, तो न्यूज़ चैनल में मैंने देखा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कुछ बच्चों के फंसे होने की भी संभावना है और उसमें 3 कैजुअल्टी भी बता रहा था कि 3 कैजुअल्टी हो चुकी है, 2 बच्ची हैं और एक लड़का है। तो वो जो विजुअल्स मैंने देखा था, चूँकि एडमिशन कराने मैं गया था तो मैंने लाइब्रेरी देखी हुई थी, तो विजुअल्स देख के लगा, मुझे लगता है कि तो वही लाइब्रेरी है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने तुरंत ही न्यूज़ बंद करके फिर श्रेया को फ़ोन किया। तो जब उसको फ़ोन करा तो उसका फ़ोन लगा नहीं, तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई रात का टाइम 12 बजे सो रही हो। फिर मैं दोबारा फ़ोन करा, 2-3 बार फ़ोन कर नहीं लगा। फिर मेरा मन नहीं मान रहा था, मतलब मुझे लगा कि पता नहीं, अक्सर वो भी कहती थी मैं शाम को 4-7 बजे तक रहती हूँ लाइब्रेरी में। तो फिर मैंने तुरंत ही क्या करा, कोचिंग के जो लाइब्रेरी इंचार्ज थे, शायद इंचार्ज ही थे, मतलब बुक वगैरह इशू करते थे, तो मैंने उनका नंबर भी ले रखा था। मैं एडमिशन करने जब गया था मैंने उन्हें फ़ोन करा तो उनका भी नंबर नहीं लगा। तो फिर मुझे और डाउट लगने लगा। फिर वहाँ कोचिंग में एक शायद डीपी सिंह हैं, तो उनको मैंने फ़ोन करा तो उनका फ़ोन उठ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो अभी घटना टीवी न्यूज़ में दिखाई दे रही है, तो क्या ये आपके कोचिंग की है जहाँ मैंने एडमिशन कराया था पुराने राजेंद्र नगर में? तो बोले हाँ वो हमारे यहाँ का है, अभी रेस्क्यू चल रहा है। तो मैंने कहा कि उसमें तो 3 बच्चों की कैजुअल्टी बता रहा है, जिसमें 2 बच्चियाँ हैं। तो बोले नहीं तो न्यूज़ ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि जो मेरी भतीजी है श्रेया, क्या उसका नाम तो नहीं है उसमें? तो बोले अभी जो रेस्क्यूड बच्चे हैं उसमें ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन है वो, तो जैसे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे लगा कि अभी ये बताने वाले तो हैं नहीं। फिर मैंने तुरंत जीपीएस में देखा कि भाई कितना टाइम लगेगा, पता चला कि 55-60 मिनट का रास्ता बता रहा था गाज़ियाबाद से जहाँ मैं रहता हूँ। तो मैंने तुरंत ही गाड़ी उठाई और चल दिया वहाँ पे। फिर उस बीच में मैंने 2-3 लोगों से और बात की, घर पे फ़ोन करके पूछा कि क्या श्रेया से बात हुई थी, तो वो लोग बोले नहीं हुई थी। फिर मेरी सिस्टर रहती हैं दिल्ली में, मैंने उनसे पूछा, आज उससे बात हुई, बोले नहीं हुई थी, क्योंकि और कोई कम्युनिकेशन का मतलब मीडियम था ही नहीं, क्योंकि वो फ़ोन उठा नहीं रही थी। मैं बिल्कुल 1 बजे के आसपास कोचिंग सेंटर के सामने पहुँच गया। फिर वहाँ देखा तो बिल्कुल मतलब रेस्क्यू चल ही रहा था, भीड़ बहुत थी, बच्चे भी थे, मीडिया पर्सन्स बहुत सारे थे। रात में? हाँ, रात में 1 बजे। तो वहाँ पे तो कोई किसी कुछ बताने को तैयार नहीं था, तो मैं चीज़ें समझ के मैंने कहा कि यहाँ टाइम वेस्ट करना बेकार है। अब पीजी भी मैंने दिलाया था, तो मैं सीधा चला गया पीजी में, उसके वो शादीपुर में है, वहीं बगल में 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से। मैंने कहा अगर वहाँ होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं एक बार इनसे और हो जाऊँगा। फिर मैं तुरंत पीजी में चला गया और 1:15 बजे पीजी पहुँच गया। तो पीजी के ओनर से मैंने पूछा कि श्रेया है क्या, ऊपर रहती है? तो बोले मैं देख के आता हूँ। तो जब देखने गए तो आगे मुझे बताया कि सर उसका रूम लॉक है। तो मुझे डाउट और होने लगा। फिर वही खुद भी बोले कि चलो ऐसा है, मैं एक बार छत पे देख लेता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है कि अब मैं भी चलूँगा साथ में देखने। तो मैंने सोचा पता नहीं ताला सही से देखा नहीं देखा, मैं अपनी आँख से देख लूँगा तो एक बार रहेगा, हाँ भी मैं देख के आया था। तो मैं फिर उनके साथ ही ऊपर चला गया। तो जब देखा मैंने ताला बंद था, तब तो फिर मतलब मेरा समझ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही वहाँ पे लो हो गया कि भाई ताला बंद है, रात के 1 बज रहे हैं, अब कहीं फ़ोन लग नहीं रहा है। फिर हम छत पे जाके देखा, वहाँ नहीं मिली। फिर वहाँ से मैं सीधा भागता हुआ आया कोचिंग सेंटर पे। कोचिंग सेंटर पे मैंने कहा पहले पूछता हूँ, फिर डीपी सिंह से पूछा मैंने, आप हो कहाँ? बोले सर मैं कोचिंग के अंदर हूँ। तो मैं फिर कोचिंग के अंदर जाने लगा। फिर पता चला कि कोचिंग के अंदर जो है जाने नहीं, बोले कि अभी नहीं जा सकते, पुलिस वाले रोक रहे थे। तो फिर मैंने उसे अपना परिचय बताया, तो मेरे ख्याल से डीसीपी था। तो डीसीपी साहब ने कहा कि आप कौन हैं? मैंने बताया। फिर बोले बच्चे का नाम क्या है? मैंने बच्चे का नाम बताया। तो बोले ऐसा है सर कि एक बार आप आरएमएल हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, तो आप आइडेंटिफाई कर लेना। उन्होंने नहीं बताया कि नाम है नहीं है, तो मुझे एक तरह से हिंट सा था वो। फिर मैं सीधा आरएमएल चला गया वहाँ से। फिर आरएमएल में जाकर करीब 2:30 बजे पहुँच गया था मैं। तो वहाँ जाके इमरजेंसी में देखा, तो इमरजेंसी में तो कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था, 1-2 बच्चे ऐसे टहल रहे थे। तो फिर मैंने पूछा कि जो बच्चे अभी कोचिंग वाले हैं कहाँ पे हैं वो? तो बोले मोर्चरी में रखे हैं 3 बच्चे। फिर मैं मोर्चरी चला गया। तो वहाँ पे मैंने कहा मुझे दिखा दो, तो दिखाने से मना कर दिया वो कि बोले रात में नहीं दिखाएंगे, पुलिस केस है। मैंने कहा कुछ तो आपके पास होगा जिससे पता चले भी मैं जानना चाहता हूँ।
कंफर्मेशन हो जाएगा। हाँ, तो बोले सर ऐसा मेरे पास कागज़ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बोले नाम क्या है? मैंने श्रेया है, तो बोले वो है शायद बच्ची। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर उन्होंने पेपर दिखाया तो पेपर में उसका नाम था। तो फिर मैं मतलब शौक रह गया। फिर रात के करीब 3 बजे तक की बात है। अच्छा, उस समय आप लाइब्रेरी पर भी गए हुए थे? नहीं, उस समय लाइब्रेरी अंदर एंट्री नहीं थी, मैं अंदर नहीं गया था कोचिंग के। यानी लाइब्रेरी की जो उस समय की स्थितियाँ थी, जो हालात थे, आपको पता नहीं चल पाया कि किस स्थिति से वहाँ पे पानी गया और फिर वहाँ से कैसे लोग जान बचाकर निकले और फिर कैसे फंस गए, शीशा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा, वो चीज़ें आप बिल्कुल देख नहीं पाए वहाँ पर? नहीं, जैसे कोई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो उसके नीचे पाइपलाइन है कि सीवर लाइन है कि कोई नाली जा रही है, तो उसको तो आप नहीं देख सकते ना। मान लीजिए वो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, उस समय की जो स्थिति वहाँ पर बनी हुई थी कि पानी भर गया था, उस बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ, और फिर जो लोग वहाँ से निकले तो किन हालातों में निकले, दरवाज़ा तोड़कर निकले, कैसे निकले, वो चीज़ें आपको देखने को? वो उसके बाद की स्थिति है। जब मैं पहुंचा था तो मोस्टली लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था जो थे, उसमें अंदर कोई नहीं बचा था उस समय। जब मैं था तो सिर्फ पानी निकाला जा रहा था, पंप लगा के पानी निकाला जा रहा था और उसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया था उस एरिया को। उसके अंदर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम अंदर थी हालांकि, तो उसमें कुछ देख रही होगी, लेकिन उसमें जो कोई स्टूडेंट था ऐसा मुझे नहीं लगता। उस टाइम तक 1 बजे तक कोई नहीं था। लास्ट जो बच्चे रेस्क्यूड हुए थे वो 10-11 बजे तक मेरे ख्याल से हो गए थे। लेकिन अभी कल जब हम वहाँ पे मोर्चरी में थे तो जो मोर्चरी वाला ही मुझे बता रहा था कि आज सुबह फिर एक डेड बॉडी वहाँ से आई है। अब वो डेड बॉडी कहाँ से आई, कैसे आई, रेस्क्यूड हुई, क्या हुई, ये नहीं पता मुझे। अच्छा, अभी परिवार से हम बातचीत कर रहे थे तो श्रेया की आंटी थी, वो कह रही थी कि इसके पहले भी वहाँ पर उस जो लाइब्रेरी बनी हुई थी बेसमेंट में, इसके पहले भी वहाँ पर पानी का रिसाव हुआ था, पानी वहाँ पर पहले गया हुआ था। तो वो कोचिंग संस्थान की लापरवाही थी, उन लोगों ने पहले अगर सचेत कर लिए होते पहले से तो इस तरीके की चीज़ें ना होती। क्या इसके बारे में आपको भी कभी पहले जानकारी थी या अब जाकर जानकारी हो रही है? नहीं, मुझसे उससे ऐसी बात नहीं हुई थी कभी पानी भरा था, पर एक दिन बीच में अभिषेक से बात हुई थी उसके भाई से। तो वो बोल रहा था कि हाँ बीच में कोचिंग में वो 1 हफ्ते नहीं गई थी जब पानी भरा हुआ था। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा कैसा पानी, तो मोस्टली क्योंकि वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में रहती है, बहुत जगहों पे रहती है। मुझे लगा रूटीन में होगी, चलो होगी, तो इतना मैं सीरियस नहीं था कि मतलब इतनी गंभीर समस्या बन सकती है। पानी बरसात से गया या फिर सीवर लाइन वगैरह टूटी है, इसके बारे में क्या पता चल गया आपको? नहीं, देखो पानी उसमें क्या था, बरसात का भी था, सीवर लाइन का भी था, और मेरे ख्याल से जो पानी का जो पाइपलाइन होता वो भी था, वो भी शायद ब्रस्ट हुआ था। क्योंकि जितना मात्रा में पानी आया बहुत कम समय में आया, वो किसी एक सोर्स से आ ही नहीं सकता। बरसात का भी पानी इतना नहीं आता कि आपको इतनी ऊंची बिल्डिंग 12 फीट की और मेरे ख्याल से 30 बाई 25 की होगी और वो पूरा लबालब भर जाए। 8 मिनट कोई टाइम होता है, इतने देर में तो नहीं भर सकता। और भी बच्चे रहे होंगे लाइब्रेरी में, क्या उन लोगों ने आंकड़ा बताया कि कितने बच्चे उस टाइम थे लाइब्रेरी? मैं वो न्यूज़ में ही देखा था, एक बच्चा खुद ही बता रहा था 35 बच्चे के आसपास उसमें थे, जिसमें वो कह रहा था कि 22 मेरे सामने निकल गए थे, मैं निकलने वाला लास्ट था, तो ये 23वां हो गया। उसने ये भी बताया था कि मेरे जस्ट पीछे 2 लड़कियाँ थी जो नहीं निकल पाई थी, जिनको मैं जानता हूँ, मैं देखा था कि मेरे साथ निकलना चाहती पर नहीं निकल पाई थी। उसके जस्ट बाद मैं खुद भी पहुंच गया था, करीब 2 घंटे बाद पहुंच ही गया था। एडमिशन कब कराए थे आप? इसका एडमिशन मई में हो गया था, यानी भी पिछले 2-3 महीने? हाँ, 2-3 महीने हुआ। ये फरवरी में मेरे पास गई थी तो उस समय कोई बैच नहीं चल रहा था, फिर बोले मार्च में चलेगा, फिर 1 महीना और डिले हो गया था कि नहीं अप्रैल में चलेगा। बीच में शायद उसके एग्ज़ाम्स आ गया था यूपीएससी के, तो उस चक्कर में बैच नहीं चला। श्रेया को तो आप बचपन से देख रहे हैं, बचपन से श्रेया का सपना था या फिर किस तरीके से कि श्रेया को आप लोगों ने वहाँ पर भेजा था कि श्रेया बचपन से चाह रही थी कि मुझे आईएएस बनना है, इस तरीके की? पढ़ने में पहले कैसी थी श्रेया? नहीं, देखिए पढ़ने में तो अच्छी थी और उसका कमिटमेंट अच्छा था, जो मैंने पिछले दिनों उसमें बदलाव देखा था। तो उसके अंदर कमिटमेंट था करने का, तो मुझे लगता है अच्छा करती। और हमारी फैमिली में जो परवरिश का जो तरीका है, हम बिल्कुल किसी बच्चे को ऐसे बाउंड नहीं करते कि आपको बिल्कुल इस लाइन पे चल के आईएएस बन जाना है, डॉक्टर बन जाना है, इंजीनियर बन जाना है। हम उनसे ये कहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनो, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आना चाहिए। हमसे जो आपको चाहिए, चाहे पैसे चाहिए, चाहे टाइम चाहिए, वो सारा देने को तैयार हैं। रिसोर्स देना हमारा काम है, डिसाइड करना आपका काम है, फिर हम उसके लिए आपके पीछे खड़े हैं हमेशा। लेकिन बच्चों को हमेशा आगे रखते हैं कि अपने हिसाब से जो करना हो वो करो आप।